अस्सलाम वालेकुम। आज हम सोशियोलॉजी का चैप्टर 2 का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें आएगा इंडियन रूरल सोसाइटीज़ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। अब इंडियन रूरल सोसाइटी के प्रॉब्लम्स क्या क्या रहेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि अब ग्रामीण समाज में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं हम लोग, जिसमें हर रोज़ अलग अलग फैकल्टी में अलग अलग जगहों पे आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे जो पॉजिटिवली सबके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे खेड़ों में और बहुत सारे गाँव में हम लोग देख रहे हैं कि गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएजुकेशन है। फिर वहाँ पे लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, जहाँ पे उनको कर्ज़ा लेना पड़ता है या लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर दूसरी अंधश्रद्धाएं बहुत सारे यूज़ करते हैं वो लोग। बहुत सारे जो सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं, सुपरस्टिशन जिसको बोलेंगे हम लोग, वो चीज़ें करते हैं, अंधा विश्वास करते हैं कोई भी चीज़ों पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें भी इनके सामने है। इस वजह से भी बहुत सारी जगहों पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिवली चेंजेस आ रहे हैं। तो लेकिन इसमें मेन जो पॉजिटिवली चेंजेस जो आ तो रहे हैं, लेकिन 100% वो क्योर नहीं हो रहे। तो ये प्रॉब्लम्स है ना। समाज में कोई भी चीज़ें पूरी जब तक क्लियर नहीं होती, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो ग्रामीण समाज में सबसे पहली एक बड़ी प्रॉब्लम है उनका, फर्स्ट पॉइंट में आएगा पावर्टी, जिसमें हम लोग गरीबी कहेंगे। गरीबी इस तरीके से कि सोशोलॉजिकली इकोनॉमिकल गरीबी भी कहा जा सकता है उसको। इनको सोशोलॉजिकली भी इनके ऊपर गरीबी इफ़ेक्ट करती है, जहाँ पे पैसा ही नहीं है तो ऑब्वियसली समाज में, सोसाइटी में का इफ़ेक्ट उसके ऊपर होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में कि जो अपने बेसिक प्रॉब्लम्स या बेसिक चीज़ें भी पूरी नहीं कर पाते हैं, जिसमें कि वो लोग गरीब भी है क्योंकि उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। जैसे कि काम धंधे अगर नहीं है तो अपने आप ही गरीबी तो आने ही वाली है। तो इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखती है ग्रामीण एरिया में, रूरल सोसाइटी में। रूरल सोसाइटी में गरीब लोग जो है, जिनकी छोटी छोटी ज़मीनें होती है या ये दूसरों की ज़मीनों पे काम करने जाते हैं, लेबर बोल के काम करते हैं, और ग्रामीण समाज में कुछ भी चीज़ें सीख के उसके ऊपर अपना गुजारा कर ही लेते हैं। तो ये पहला पॉइंट आएगा। दूसरे पॉइंट में हमको ये पता चल रहा है कि वहाँ पे अनएजुकेशन है, जिसको हम बोलेंगे इलिटरेसी, जिसमें भारत में ग्रामीण समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा दिखते हैं। पिछली बार हमने देखे कि आदिवासी समाज के लोग भी शहर के अनुसार, मतलब गांव के अनुसार, गांव से कंपेयर किया जाए तो ये लोग बहुत ज़्यादा इलिटरेट है। उनको कुछ चीज़ें पता ही नहीं है क्योंकि उनकी भाषा में पढ़ाई होती नहीं है। उनको पढ़ाई उनकी समझ में नहीं आती है क्योंकि उनकी लोकल लैंग्वेज अलग होने की वजह से ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ते हैं। तो इस वजह से ये पढ़ाई नहीं करते। वही उनके सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो शहरी हिसाब से ग्रामीण समाज के लोग भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। प्राइमरी एजुकेशन उनके लिए सरकार की तरफ से एक उनका हक बोल के उनको दिया गया है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान चलता है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, बुक्स फ्री दिए जाते हैं, उसमें स्कूल में खाना वगैरह दिया जाता है। बहुत सारी जगह पे आप जिला परिषद के स्कूल गाँव में देखोगे तो उसमें ये सब चीज़ें होती है। ये इसलिए होता है कि गांव में रहने वाले लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ सके। अब इसमें सर्व शिक्षा अभियान का इनका एक हेतु है, वो भी साध्य हो जाता है या ये लोग करते हैं। उसमें छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े जो लोग हैं उनके पढ़ने के लिए ये चालू रखा है, जो आज तक भी कायम है। आज भी हम लोग जिसको कहते हैं कि बुड्ढों के स्कूल है या डंगरी शाला जिसको कहा जाता है, जिसमें बड़े बूढ़े आके पढ़ते हैं और छोटे बच्चों के लिए। तो ये इसलिए है कि ये लोग पढ़ाई लिखाई करें, उस पे से कुछ हासिल करें, नई चीज़ सीखें और अपने पेट के पुरता कुछ भी व्यवसाय करें या बिजनेस करें। इसलिए ये चीज़ें उनको पढ़ाई लिखाई जाती है। उसके लिए
ग्रामीण समाज के जो एजुकेशन रेट बढ़ाने के लिए ये चीज़ें की जाती है, और आज भी ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम इनके लिए बन चुका है, क्योंकि ये खेती करते हैं, खेत में काम करते हैं, और इनको पढ़ाई लिखाई से इतना अट्रैक्शन नहीं है जितना होना चाहिए। फिर इनका थर्ड पॉइंट है कि इनमें बहुत सारी पुरानी चीज़ें, जो ट्रेडिशंस जिसको बोलेंगे, पुराने ट्रेडिशंस है, उनकी पुरानी चीज़ें, पुराने विचार है और अंधश्रद्धा है, जिसमें कि ये लोग बहुत ही जो चीज़ों पे विश्वास नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें करते हैं। इस वजह से भी ये थोड़ा शहरी समाज से दूर हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज भी भारत में, कि जहाँ पे गांव के एरिया में लोगों की थिंकिंग और उनकी अकीदे जो किसी से भी रिलेटेड नहीं है, इस चीज़ों पे ये अकीदे रखते हैं। अंधश्रद्धा है उनके पास, अंधभक्ति जिसको बोलेंगे, कि कोई भी चीज़ पे भरोसा करना है, मतलब पत्थर को भगवान बना लेना है, झाड़ को भगवान बना लेना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई कुछ प्राणियों को भगवान बनाना है कि वो हमारा सब कुछ कर लेंगे, तो ये चीज़ें इनके पास है। इनके कल्चर के हिसाब से, इनके धर्म के हिसाब से और उनकी परंपराएं उसके हिसाब से आज भी उनकी जीवन पद्धति, उनका लाइफस्टाइल उसी तरीके से जीने की वो लोग कोशिश करते हैं। उनकी लाइफस्टाइल और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है सब चीज़ों को लेने का, देखने का, तो वो भी ग्रामीण समाज में कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये सब चीज़ें कब कब होगी, जब ये लोग पढ़े लिखेंगे, है ना। ये पढ़ना ही नहीं चाहते या पढ़ेंगे नहीं, तो ये चीज़ें इनके दिमाग में से नहीं निकलने वाली है। तो बहुत बार ये चीज़ों के वजह से उनके नुकसान भी हो जाते हैं, है ना। कोई भी चीज़ पे, या जादू टोना पे भरोसा रखना, कोई बाबा ने कोई बात बोल दी है या उसके वो चीज़ पे भरोसा रखना और वो चीज़ों पे आगे चलना, या भविष्य वाले को मिलना है और भविष्य की बातें सुनना है, और उनको अपने आगे के फ्यूचर के बारे में पूछना है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे बताई जाती है। तो ये चीज़ों पे लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और आगे ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें भी उनको फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसान ही होता है। उसके बाद है, नेक्स्ट पॉइंट में है कि यहाँ पे कास्टिज़म का जो सिस्टम है, जो हम देख चुके हैं आदिवासी समाज में भी, ये कास्टिज़म से बहुत इन्फ्लुएंस है। इनको कास्टिज़म बहुत ज़्यादा तरीके पे यहाँ पे आपको दिखाई देगा। कास्ट के हिसाब से ही यहाँ पे काम किए जाते हैं, हर एक इंसान को उसके कास्ट के हिसाब से काम रहता है। जिसको 12 बलुतेदारी हमने लास्ट ईयर पढ़े थे, अभी भी 12 बलुतेदारी गांव में होती है। 12 बलुतेदारी मतलब 12 किस्म के काम करने वाले जो लोग हैं वो उनका उनका काम करते हैं। जाति व्यवस्था के अनुसार इनको पूरे उनकी परंपरा या कल्चर वगैरह के हिसाब से सब चीज़ें ये लोग करते हैं। लेकिन उनके एक्चुअल में जो ज़िंदगी जीते या उनके सोशल लाइफ में कास्ट सिस्टम, ये बहुत बड़ा सिस्टम उनको वो लोग मानते हैं। और वो अगर गांव में रह रहे एक दूसरे को हेल्प भी करेंगे, कोऑपरेशन भी करेंगे, लेकिन जाति व्यवस्था के हिसाब से या जात के हिसाब से ही वो अपना अपना काम करते, उससे रिलेटेड ही वो काम करते, उससे अलावा दूसरा काम वो नहीं करते, क्योंकि उनकी परंपरा ही बन चुकी है गांव में कि जो जो जात से बिलोंग करता है उसने वही काम करना है, और डेली यूज़ में भी वो चीज़ें आपस में करते हैं। तो इस तरीके से उनके जाति के हिसाब से उनके त्यौहार है या उनके जो भी प्रोग्राम्स है, वो चीज़ें ये लोग बहुत अच्छे तरीके से और टाइम टू टाइम करते हैं। और यहाँ पे कल्चर को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और जातियों को भी, कास्ट को भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर उसमें फिफ्थ पॉइंट है कि फार्मर की सुसाइड, जो फार्मर है सुसाइड कर रहे, किस लिए कर रहे कि उनकी खेती के लिए वो जो ज़्यादातर बैंक से लोन वगैरह लिया जाता है और उनके ऊपर ही उनका पूरी खेती होती है, और वो लोन नहीं चुकाने की वजह से भी बहुत सारे जो फार्मर्स हैं क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो सुसाइड एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है आजकल के फार्मर्स के लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है और गवर्नमेंट
की तरफ से ये जो कर्ज़ा लिया जाता है उसमें उन लोगों को एक्सेप्शनल केस बोल के उनका कर्ज़ा माफ़ कर देना चाहिए। तो इस तरीके से इनसे कर्ज़े माफ़ नहीं हो रहे या इनसे कर्ज़ा पूरा भरा नहीं जाता है, तो उस टेंशन के वजह से ये लोग आत्महत्या करते, या बारिश नहीं आई, प्रोडक्शन नहीं हुआ, इस वजह से भी आत्महत्या की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपका एक स्पेशल पॉइंट ही है जिसमें फार्मर सुसाइड में हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी तो ये सोशल प्रॉब्लम है एक जो ग्रामीण एरिया में हमको दिखेगा। उसके बाद है 6 पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे औरतों को सेकेंडरी स्टेटस दिया जाता है, औरतों को सेकेंडरी माना जाता है। औरतों ने सिर्फ अपनी फैमिली संभालना है, कल्चर के ट्रेडिशन के हिसाब से फैमिली के कंट्रोल में रहना है। यहाँ औरतों को पढ़ने का या लिखने की सहूलत नहीं दी जाती है। पितृसत्ता जिसको हम लोग बोलेंगे पार्टियार्कल फैमिलीज़ का जो इम्पैक्ट है वो भारत में आज भी है और ग्रामीण एरिया पे 100% है। तो आज भी पार्टियार्कल फैमिली की वजह से पिता जो है मेन मुख्य होता है, मुखिया होता है और उसके परमिशन के हिसाब से ही सब कुछ चलता है। तो औरतों को आज भी ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में एक सेकेंडरी स्टेटस दिया जाता है और उनके जो वैल्यूज़ है वो आज भी उनके दिमाग में बैठे हैं कि ये औरतों को सेकेंडरी मानते हैं। और जिसमें हम लोग बोलेंगे समानता जो होनी चाहिए जे मेल और फीमेल में, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखती है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रूरल एरिया में, जहाँ पे औरतों को ज़्यादा इज़्ज़त नहीं दी जाती है, उनको सेकेंडरी माना जाता है। वो सिर्फ घर का काम करे, बच्चे संभाले और खाना वाना पकाए और या खेत का काम करे, बस यही चीज़ें औरतों को करनी चाहिए, ऐसा इन लोगों का अकीदा है। फिर उसके बाद है उनका 7 पॉइंट है जिसमें हम लोग देखेंगे कि 7 पॉइंट में फैमिली डिस्प्यूट के बारे में है। फैमिली डिस्प्यूट मतलब फैमिलीज़ में ज़मीन के ऊपर से या माल के हक़ के ऊपर से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में। ज़मीन जैसी रहेंगी, जितने भाई रहेंगे उतने हिसाब से उनके हिस्से किए जाते हैं। ये एक तरीका तो हर जगह पे लागू है, जिसमें ये लोग जॉइंट फैमिली में रहते। जॉइंट फैमिली में रहने के बाद ये झगड़े वगैरह होने की वजह से, ज़मीन की वजह से झगड़े अगर हो जाते हैं तो ये जॉइंट फैमिली पूरी तकरीबन टूट जाती है और जॉइंट फैमिली में क्लैशेस हो जाते हैं। ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ज़मीन के टुकड़ों पे, अपने अपने हिस्से पे ये लोग अपने अपने एकड़ पे ज़मीन पे खेती करते हैं और उसके हिसाब से अपना गुजारा कर लेते हैं। तो एक घर में अगर 4 भाई है और एक ज़मीन है, तो वो ज़मीन के 1 एकड़ भी ज़मीन है तो उसके छोटे छोटे 4 टुकड़े करके ये लोगों को वहीं पे ज़मीन पे खेती करते हैं और अपना अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन 1 एकड़ ज़मीन में अगर 2-3 भाइयों का अगर हिस्सा है तो उसमें वो कितनी खेती करेंगे और कितना प्रोडक्शन आएगा और कितना इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी अच्छी हो सकती है, ये तो हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे हिस्सों में ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं आता है या ज़्यादा तरीके पे वो लोग खेती नहीं कर सकते। तो ज़मीन के न्यूक्लियर फैमिली नहीं उनकी होती है, जॉइंट फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली की वजह से ज़मीनों में उनके बहुत सारे झगड़े होते हैं। फिर वो ज़मीनों में झगड़े होने के बाद उसका पार्टीशन हो जाता है। फिर छोटी छोटी ज़मीनों पे छोटे छोटे प्रोडक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ता है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आजकल दिख रहा है ग्रामीण एरिया में कि ये पीढ़ी से पीढ़ी, हर एक पीढ़ी में, हर एक जनरेशन में ये हो रहा है। मतलब आज भी हम लोग ग्रामीण एरिया में देखेंगे कि ज़मीनों के ऊपर से बहुत सारी मारा मारी होती है, भाइयों भाइयों में झगड़े होते हैं। तो ज़मीनों का वाद जो होता है या ज़मीनों के लिए झगड़े होते हैं, ये ग्रामीण एरिया में आपको बहुत ज़्यादा तादाद में दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम कि रूरल एरिया में डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। रूरल एरिया में रूरल डेवलपमेंट
करने की हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश किस किस तरीके से की गई वो देखेंगे। 1950 में एक डेवलप कंट्री के हिसाब से ग्रामीण समाज में बदल होना या चेंजेस होना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में पढ़ाई की गई या ये विषय पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया कि देश में एक स्टेट लेवल पे इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी करने के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में किस तरीके से जो फार्मिंग की फैकल्टी है या जो फार्मिंग की जाती है उसमें डेवलपमेंट और किस ज़्यादा तरीके से कर सकता है, जिसमें ग्रामीण समाज में सोसाइटी में भी बदल आएगा, सोसाइटी में चेंजेस दिखेंगे और किस तरीके से चेंजेस होंगे ये दिखाई दी। जिसमें भारतीय समाजशास्त्रज्ञ सोशोलॉजिस्ट AR देसाई है, इन्होंने कि डेवलपमेंट प्रोग्राम किस तरीके से जो रूरल कम्युनिटी है उसको चेंज कर सकती है, वो उन्होंने कुछ 4 मेथड बताए हैं कि ये 4 तरीके से ग्रामीण समाज में बदल आ सकते हैं। जैसे कि पहला एक बदल बोले उन्होंने कि ये ग्रामीण एरिया पूरा फार्मिंग पे या खेती के ऊपर डिपेंड होता है, तो खेती के ऊपर डिपेंड होने के बाद उनका पूरा जो इकोनॉमी है या उनकी जो पूरा सिस्टम जो है वो खेती पे ही चलता है, या वो खेती अगर वो करेंगे तो ही अपना पेट भर सकते हैं। तो उनके लिए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए बाज़ार शुरू करना है या बिज़नेस शुरू करना है, मतलब उनकी खेती में से जो भी प्रोडक्शन आ रहा है वो बाज़ार में लाएंगे और बाज़ार में का जो भाव है वो उनको देंगे, तो उनका डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो सकता है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोले कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी उनकी फार्मिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट फास्ट कर सकते हैं। फिर ज़मींदारी सिस्टम है थर्ड पॉइंट में, जिसमें एक मीडिएटर बीच में लाके जिनकी ज़मीन है, लेकिन ऐसा भी होता है बहुत बार गाँव में जिनकी ज़मीन तो होती है लेकिन उसके ऊपर वो खेती नहीं कर पाते हैं, और जो खेती करने वाले हैं जिनको खेती का नॉलेज है उनके पास ज़मीन नहीं है, तो इस तरीके से मीडिएटर बीच में लाके वो ज़मीन खेती करने वाले को दे के उसमें जो भी प्रॉफिट आएगा 50% 30% बांट के, इस तरीके से भी ज़मींदारी में हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं या प्रोडक्शन कर सकते हैं। आजकल तो लोग खुद की ज़मीनें दूसरों को देते हैं कि आप यहाँ पे खेती करो और जो भी प्रोडक्शन आएगा उसमें से वो लोग बांट के ले सकते हैं, तो इस तरीके से भी डेवलपमेंट हो सकता है ग्रामीण एरिया में। फोर्थ पॉइंट में और उन्होंने एक चीज़ बताया कि विविध जो अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशन है और संस्थाएं हैं जो ये शहरी समाज के लिए और ग्रामीण समाज के लिए स्टेट लेवल पे काम करता है और वो डेवलप करने के लिए उनको मदद करता है। ये इंस्टीट्यूशन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अर्बन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है, जो जिनका जो एसोसिएशन होता है वो एसोसिएशन के हिसाब से या एसोसिएशन के तरफ से ग्रामीण समाज में डेवलपमेंट की एक एफर्ट्स के लिए या डेवलपमेंट लाने के लिए कोशिश की जा सकती है। इस तरीके से AR देसाई ने भी बहुत सारे उनके गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारी कोशिश की है कि ग्रामीण एरिया में किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं। और जब इंडिपेंडेंट के बाद, आज़ादी के बाद 1952 में भी उन्होंने रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश की है, जिसमें सब जो गांव है उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा ये चीज़ें उन्होंने खुद करने की कोशिश की है, और ग्रामीण समुदाय के कल्याण के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने खुद उसमें पार्टिसिपेट होके नए नए प्रोग्राम्स बनाए। उसके बाद 1957 में पंचायत राज व्यवस्था बनाई कि जिसमें 1979 में ग्रामीण समुदाय में नई पंचायत राज दिखाई दी। तो पंचायत राज में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई गई कि जिसमें कौन सी चीज़ें होंगी वो आगे हम लोग देखेंगे। आपके बुक में भी इसके पंचायत राज किस तरीके से होगा या उसका कॉलम दिया हुआ है। पंचायत राज के हिसाब से कौन से प्रोग्राम्स अरेंज किए गए हैं किसके लिए, इनके ग्रामीण समाज के डेवलपमेंट के लिए। तो ये प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा तादाद में किए गए ग्रामीण समाज में डेवलपमेंट के लिए। भारत सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं
जिसमें हमको ये पता चलता है कि एक प्रोग्राम जो है, ये जो प्रोग्राम्स है IRDP की तरफ से किया जाता है। अगर आप ये 1979 में रूरल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम जो आयोजित किया गया था या प्रोग्राम बनाया गया था, उसको IRDP नाम दिया गया है। आप अगर गूगल पे पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप डालोगे तो ये प्रोग्राम पूरा ओपन हो जाएगा कि इस तरीके से किस तरीके से ये डेवलपमेंट प्रोग्राम किए गए हैं। जिसमें है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, तीसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है, जिसको हम लोग SGSY कहते हैं। फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना है, स्कॉलरशिप की योजना है, ये शिष्यवृत्ति मिलेगी। फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना है, जिसको MGNREGC कहा जाता है। फिर है 6th प्रोग्राम में ग्रामीण रोजगार योजना है, जिसमें SGSY है। सर्व शिक्षा अभियान है, जिसको SSA कहा जाता है। फिर SGSY जो है तो संसद की तरफ से आदर्श ग्रामीण योजना जिसको कहा जाता है। फिर है राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम योजना है, और ये 10वां है। उसमें 10 योजनाएं हैं। 10वीं योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो घरों का डेवलपमेंट के लिए या घर बनाने के लिए ये योजना दी जाती है, जिसमें इनको लोन मिलता है। इंदिरा आवास योजना है जिसमें, और अंत्योदय अन्न योजना AAY, जो गरीबों के लिए खाने की योजना, खाना दिया जाता है या उनको 2 टाइम का पेट भर का खाना मिले, ये योजनाएं इसमें बनाई गई। तो ये योजनाएं अगर आप लोग स्कीम जिसको बोलेंगे, स्कीम बोल के डालोगे आप, या मराठी में टाइप करोगे, इंग्लिश में भी आप SGSY या AAY SSA ऐसा डालोगे तो ये स्कीम्स ओपन हो जाएंगे गूगल पे, और गूगल पे ये स्कीम में क्या क्या किया जाता है, क्या क्या बताया जाता है, ये आप लोग आपके तौर पे इसकी पढ़ाई करोगे तो आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे ये योजनाओं की वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया में रूरल सोसाइटी जो है वो डेवलप हो रही है। आज हम देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद रूरल सोसाइटी बहुत सारी चेंज हुई हुई दिख रही है, जिसमें ज़मीनों में भी सुधारना दिख रही है। ग्रामीण समाज में बहुत सारी चेंजेस दिख रहे हैं। ग्रामीण समाज और शहरी समाज, देही समाज और शहरी समाज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। किस लिए डिपेंड है कि अगर ग्रामीण समाज में प्रोडक्शन नहीं होगा, खेती नहीं होगी, तो वो जो अनाज है वो शहरों के लोगों को नहीं मिलेगा। मतलब जहाँ पे खेती नहीं होगी तो खेती कोई भी जगह पे होने दो, उसके ऊपर पूरा इंडिया डिपेंड है। तो अगर खेती का डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो इंडिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। इंसान किस लिए कमाता है? खाने पीने के लिए। अगर खाना ही उसको टाइम पे नहीं मिलेगा तो उसकी कमाई का और उसके पैसों का कुछ भी उपयोग नहीं है। तो टोटली हम लोग जो है ग्रामीण समाज के ऊपर डिपेंड है आज के दिन। शहर के लोग, बहुत सारे लोग जो है ये किसानों पे जो प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, और उस वजह से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। देखो आज हम लोग कभी खेतों में या किसी के पास खेत होगा तो आप लोग देखोगे कि लोगों के पास एक ट्रैक्टर से भी वो पूरा काम कर लेते। मतलब जहाँ पे 10 लोग काम करने के लग रहे थे और ज़्यादा पैसा उनको देना पड़ रहा था, उतने पैसों में ट्रैक्टर लेके वो खुद की ज़मीन बो के उसके ऊपर अनाज उगा सकता है। तो टेक्नोलॉजी के वजह से भी ग्रामीण समुदाय के लोग जो है बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं। धीरे धीरे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ग्रामीण समाज में धीरे धीरे से पूरी चीज़ें डेवलप हो रही है। जैसे रास्ते बन रहे हैं, फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो डेवलपमेंट की चीज़ें चाहिए वो बन रही है। जहाँ पे रास्ते बन गए मतलब बहुत सारी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। फिर वहाँ पे सब चीज़ें जा रही है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहुँच रही है उनके ग्रामीण एरिया के हिसाब से और समाज के हिसाब से। जो चीज़ें चाहिए इंपोर्ट से एक्सपोर्ट के लिए वो वहाँ तक जा रही है, टेक्नोलॉजी उनको मिली है, इसलिए उनकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आज हमको डेवलप होते हुए वो दिख रहे हैं। जिनके पास ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं ज़मीन के लिए, तो
वो लोग प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिसमें उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन और सोशल लाइफ भी अच्छी हो रही है। और रहा कास्ट सिस्टम का, जो सिस्टम है वो आजकल भी कम कम होते हुए दिख रहा है, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। मतलब 10 में से एक हाथ दूसरा बंदा ये चीज़ें करता है, और ये चीज़ें अभी ख़त्म हो रही है, ज़्यादा दिख नहीं रही है। और इस तरीके से आज अगर हम लोग कारोबार में देखोगे या बाज़ारों में देखोगे तो अनाज का बिज़नेस बहुत ज़्यादा तरीके पे चलता है, क्योंकि अनाज अगर नहीं उगेगा तो हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। तो किसी न किसी तरीके पे हम लोग, शहरी समाज के लोग, देही समाज पे डिपेंड है। जहाँ पे अनाज बनता है, प्रोडक्शन होगा, फार्मिंग होगी, तो ही हम लोग हमारा डेवलपमेंट कर सकते हैं, या हम लोग अपने डेवलपमेंट की तरफ नज़र डाल सकते। तो इस तरीके के बाज़ार में, सॉरी, रूरल एरिया के अब बिज़नेस के तौर पे रूरल एरिया के ऊपर हम लोग डिपेंड हो चुके हैं। तो डेवलपमेंट इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अगर और कुछ तरीके पे से देखना है तो आपको और चीज़ें दिखेगी कि कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से कौन सी चीज़ें ग्रामीण समाज समुदाय में दिखी, तो उस हिसाब से उनका डेवलपमेंट हम लोगों को दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो अभी ग्रामीण समुदाय जो था, रूरल कम्युनिटी के बारे में जो पॉइंट था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट अपना रहेगा शहरी समुदाय भारत का। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं दे दूँगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये लेक्चर होने के बाद, ये पूरा लेसन होने के बाद मैं एक पीडीएफ बना के या क्वेश्चन बना के दे दूँगी, आपको उसके आंसर लिखना है। और जो बुक के पीछे के जो भी क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको कंप्लीट करना है। अब ये लेसन कंप्लीट होने के लिए हमको एक ही लेक्चर पढ़ना है। अब ये 4th पार्ट तो हमने पढ़ लिए, अब 5th पार्ट इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो अभी 4th पार्ट में आपको ग्रामीण समुदाय की, रूरल कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। फिर रूरल कम्युनिटी में 3 चेंजेस कौन से आए वो लिखना है। और रूरल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने कौन सी 3 योजनाएं, कौन सी भी 3 स्कीम के बारे में आपको लिखना है। तो आपको डेवलपमेंट कैसा हो गया रूरल सोसाइटी का वो दिखाई देगा। फिर और एक क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है, कास्ट सब सिस्टम का समाज पे कैसा इफ़ेक्ट दिख रहा है, और आज के पीरियड में जाति व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है, वो चीज़ें आपको बतानी है। तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होगा उसके ऊपर हम तो डिस्कशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास लेना बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है। तो जब भी हमारे क्लासेस चालू होंगे तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी ये डिस्कशन आपको लिख के लाना है, जिसमें एक्टिविटी 4 आपको दी गई है। तो आपके जो एक्टिविटीज़ है हर लेसन के, वो आपको बनाना या लिखना कंपलसरी है, सोशियोलॉजी के लिए और हिस्ट्री के लिए। बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सब्जेक्ट में जो भी आपके बुक में बीच बीच में डेवलपमेंट के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, या एक्टिविटी के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, या प्रोग्रेस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस के ऊपर ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके आंसर लिख के आपने ये तैयार रखना है, ताकि आप जब भी कॉलेज में आओ या अपने क्लासेस जब भी स्टार्ट हो, वो टाइम पे आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि अभी थोड़े दिन ही बाकी है अपने एग्ज़ाम के लिए, तो जल्दी जल्दी से हम सिलेबस फास्ट कंप्लीट करेंगे। और जितना हो सके उतना मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लेक्चर लूँ, लेकिन 30 मिनट का ही लेक्चर सुनने के लिए आप लोग सुन नहीं रहे हो, तो इसलिए मैं बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बना रही हूँ, छोटे छोटे लेक्चर बना रही हूँ, ताकि जल्दी जल्दी आप सुन सको और आपको बोर ना हो। तो इसलिए मैं छोटे ही लेक्चर बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिए, और जो लेक्चर के बारे में अगर नहीं समझ में आता है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप मुझे ग्रुप पे या पर्सनली सब चीज़ें पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपका रूरल कम्युनिटी का टॉपिक आज का ख़त्म हुआ। अभी आगे जो अर्बन कम्युनिटी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।